हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल चल रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल भारत के बन करके आते हैं और ये 56 तक रहते हैं। डलहौजी ने कई कार्य किए। ये वेरी इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल में आते हैं। सबसे ज़्यादा विवादित तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले गवर्नर जनरल। इनके समय में पंजाब का विलय हो गया। 1852 में पंजाब का विलय हुआ। पंजाब का विलय हुआ और इन्हीं के समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और इसमें 1852 में पेगू को विलय कर लिया गया। यानी कि बर्मा यानी म्यांमार से इनके समय में 1852 में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और म्यांमार का एक पार्ट पेगू, इसका विलय कर लिया जाता है। भारत में विलय कर लेते हैं। 1850 में सिक्किम, 50 में सिक्किम का एक दूरवर्ती पार्ट था दार्जिलिंग का विलय कर लिया गया। यानी दार्जिलिंग आदि दूरवर्ती क्षेत्रों का विलय कर लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के तहत हड़प नीति का आधार बनाया। अब जो व्यपगत सिद्धांत था, व्यपगत सिद्धांत, इसमें इन्होंने राज्यों को 3 भागों में बांटा। और कैसे? पहला भाग था वह भारतीय राज्य जो अंग्रेजों के अंतर्गत नहीं थे, वह भारतीय राज्य जो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। इन्हें दत्तक पुत्र यानी गोद लेने के लिए, पुत्र को गोद लेने के लिए स्वतंत्र थे। और दूसरा वे राज्य जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, ये गोद लेंगे, लेकिन इन्हें अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। और तीसरे वे राज्य थे जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने बनाया था, इन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के तहत इन 3 आधारों पे राज्यों का बांट दिया। और जब 3 आधारों पे राज्यों को बांट दिया, उसके बाद में राज्यों को क्रमशः विलय करना प्रारंभ कर दिया। जो इनके नियंत्रण में नहीं थे, ये नहीं भी नियम बनाते तब भी वो गोद लेते। लेकिन जो इनके नियंत्रण में थे, वो गोद लेने के लिए इनसे अनुमति लें, और जो इन्होंने बनाया था राज्य, उनको गोद लेने की अनुमति नहीं थी। और इस रूप में पहला शिकार हुआ सतारा। 1848 में सतारा का विलय कर लिया गया।
उसके बाद में ये क्रम याद रखिएगा, पहले सतारा, उसके बाद में जैतपुर का विलय किया गया 1849 में, जैतपुर, उसके बाद संभल, संभल, उसके बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर, इसी बीच में इसी के साथ आसपास में झांसी है, झांसी, और फिर नागपुर, और उसके बाद में अवध। इन लोगों को 1848, 1849, 1849 जैतपुर, 50 में बघाट, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर, 1856 में अवध। अवध को कुशासन के आधार पे विलय किया गया था, कुशासन के आधार पर। कहा गया शासन अच्छा नहीं चला पा रहे हैं और इसलिए कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया। तो सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये क्रमशः आप याद रखिएगा। इसी क्रम के रूप में इन्होंने, डलहौजी ने भारत के राज्यों को विलय किया था और व्यपगत सिद्धांत या हड़प की नीति का आधार था भारतीय रजवाड़ों को 3 भागों में बांट करके इसे अलग अलग आधार देने के पश्चात गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हुए इन राज्यों को अपने इसमें शामिल कर लिया था। अवध राज्य को कुशासन के आधार पर विलय किया गया था। डलहौजी ने कहा था कि अवध में प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है और इसलिए अब इसे राज्य में अंग्रेज़ों के कब्जे में लेने की समय आ गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे शासन भी अच्छा चल रहा था, लेकिन ठीक है, उन्होंने विलय किया है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो। इन्होंने सैन्य सुधार किया। लॉर्ड डलहौजी महोदय ने सैन्य सुधार किया और कलकत्ता से सैन्य कार्यालय को मेरठ में स्थापित किया तथा सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। यानी अब पूर्व से ये नॉर्थ और पश्चिम में यानी मध्य में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कलकत्ता से मेरठ और शिमला में सैन्य, यानी जो सैन्य कार्यालय था वो शिमला में और बाकी जो अन्य कार्यालय सैनिक छावनी था वो मेरठ में इन्होंने स्थानांतरित कर दिया। शिक्षा संबंधी सुधार भी इन्होंने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था और यह विश्वविद्यालय के लिए था, विश्वविद्यालय, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर आधारित था। 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 पर आधारित था। जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंध रखता था, ये प्रश्न पूछा जाता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके समय में आया था, कब आया था और क्यों आया था। तो डलहौजी के समय में 1854 में विश्वविद्यालय शिक्षा को आधार देने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे लाइन को बिछवाया था। भारत में पहली बार रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में लाया गया था। मुंबई से
थाड़े के बीच 34 किलोमीटर का रेलवे लाइन था और उसके बाद में 1854 में कलकत्ता से रानीखेत ये दूसरा लाइन था। यानी पहला रेलवे लाइन भारत में 1853 में मुंबई से थाड़े के मध्य 34 किलोमीटर और दूसरा 1854 में कलकत्ता से रानीखेत रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इन्हीं के समय में विद्युत तार का जो है लगाया गया था, जो कलकत्ता से आगरा के मध्य लाया गया। 1857 का जब विद्रोह था तो एक विद्रोही कहता है कि इस विद्युत तार ने हमारी जान ले लिया, इस विद्युत तार ने हमारी जान ले लिया। यह कलकत्ता से आगरा के मध्य विद्युत तार को चलाया गया था। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, रेलवे लाइन का बिछाना, विद्युत तार का लाना कलकत्ता से आगरा के मध्य में, और डाक व्यवस्था। अठारह में डलहौजी के द्वारा भारत में डाक व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में विश्व का सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश जो है वो भारत ही है। इसकी नींव डलहौजी ने 1854 में रखा था। यानी भारत में डाक व्यवस्था 1854 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया था। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के स्थापना भी किया था, जिसके तहत सड़क बनाया जाना, सार्वजनिक भवन बनाया जाना और इन सभी कार्यों से संबंधित ये संलग्न रहे। और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में स्थापित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में ये जितने भी कार्य किए गए, इन सभी कार्यों की सराहना की जाती थी, लेकिन जो इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत का आधार दिया, इन्होंने राज्य में 1857 के विद्रोह का आधार भी तैयार कर दिया। तो इसलिए लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है कि एक तरफ ना चाहते हुए विकास करते गए, लेकिन दूसरी तरफ वो विलय करके अंग्रेजी साम्राज्य के नींव को हिलाने के लिए आधार भी दे गए। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। लेकिन जब इनके समय में 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय बना दिया जाता है। यानी लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारत के वायसराय बने। प्रथम वायसराय बने भारत के। यानी लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल और वायसराय के पद पे, दोनों पे इन्होंने कार्य किया। वायसराय का पद का मतलब ये हुआ कि अब शासन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से नहीं, अब सीधे महारानी के नियंत्रण में आ गया। यानी कि अब यह ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आ गया। अभी तक एक व्यापारी कंपनी रूल कर रही थी, अब शासन वहाँ के राज शासन के अंतर्गत किया जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया इन्हें। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था। अब 1857 का विद्रोह क्या है, ये सब मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे किस गवर्नर जनरल के या वायसराय के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, ये आपको जानने के लिए मैंने पहले इनके बारे में चर्चा किया है। 1857 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था।
लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। कहाँ कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों जगह एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था जो लंदन के तर्ज पे था। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाया गया था। 1857 को जब दबा दिया गया, 57 को जब दबा दिया गया तो 1857 के बाद में महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आता है। उस घोषणा पत्र को कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था। और कहा था कि आज से शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी का न होकर के हमारे शासक महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाएगा। और अपने पद के बारे में इन्होंने उल्लेख भी किया। तो 1858 की विक्टोरिया घोषणा पत्र से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत के वायसराय के रूप में नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाता है। और पहले व्यक्ति कैनिंग ही होते हैं जो वायसराय के पद पे आते हैं। कैनिंग ने सैनिक एवं असैनिक व्ययों में कमी किया। इन्होंने सैनिक खर्च और असैनिक खर्च में कमी किया। लॉर्ड कैनिंग के समय में असम में चाय और नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती को प्रोत्साहन दिया गया। चाय का व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था ही, साथ ही कहवा, पूरे विश्व में कहवा की मांग थी। तो इसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने नीलगिरी के पहाड़ियों पर और असम में चाय के लिए अलग प्रकार का एक ऋण देने की व्यवस्था भी किया था। अग्रिम धन देने की बात भी कही थी और प्रोत्साहित करके इन कच्चे माल को वो अपने पास ले लेते थे और अपने हिसाब से रकम इन लोगों को देते थे। जो किसान थे, चाय या कहवा की खेती करने वाले, अगर वो तक पहले से अग्रिम ऋण नहीं लेते थे तब तो वो पैसा कुछ पा जाते थे। लेकिन यदि अग्रिम ऋण ले लेते थे तब वो अंग्रेज किसानों को पैसा अपने मनमानी देते थे और उनको लेना पड़ता था, क्योंकि वो बाध्य होते थे, क्योंकि उनसे ऋण लिए होते थे। आज भी ऐसा है, किसी का आप कर्जा ले लीजिए तो वो कहीं समय मौका मिलेगा तो आपको बेइज्जत करेगा, भले आप ब्याज दे रहे हो तो क्या हुआ। इसलिए किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए। आर्थिक सुधार भी लॉर्ड कैनिंग ने किया था। आर्थिक सुधार, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में पास हुआ था। ध्यान रहे, सती प्रथा का अंत पहले हुआ। कब हुआ? 1829 को धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। अब विधवा जीवन कुछ दिन व्यतीत की। उसके बाद में डलहौजी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया डलहौजी के समय में, लेकिन ये पास हुआ कैनिंग के समय में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 56 पास होकर के अब विधवाओं को, पहले तो विधवा को मरने से रोका,
उसके बाद कुछ दिन ठंड रहे, उसके बाद कहा विधवा का विवाह करो। ये काहे से हम शादी जीवन जिएं भाई? और चूड़ी खरीदें उसमें पैसा दें, लिपस्टिक खरीदें उसमें पैसा दें, और जो संसाधन हो सकते हो हमें ना पता हो वो खरीदें उसमें पैसा दें। तो इसलिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और ये अच्छा अधिनियम था। उनका मंशा कुछ भी रहा हो, लेकिन ये सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करके एक नया सामाजिक पहलू और महिला को सम्मानपूर्वक जीने का हक देने के लिए यह अधिनियम था, जो कि बहुत अच्छा अधिनियम था। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था डलहौजी के समय में प्रस्ताव, और अधिनियम बना वो कैनिंग के समय में, क्योंकि कैनिंग के समय में पास हुआ। भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में भारत में किया गया था। यानी इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1861 में कैनिंग के समय में ही स्थापित हुआ, लाया गया। कैनिंग के समय में ही ये संभव हो पाया। उसके बाद में वायसराय बनते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 में जो है वायसराय बन करके आते हैं और 63 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहावियों के आंदोलन का दमन करते हैं, और बहावियों के आंदोलन के दमन के बाद में सर्वोच्च न्यायालय और सदर न्यायालय का एकीकरण करते हैं, और 1863 में पंजाब में इनकी मृत्यु हो जाती है। सर जॉन लॉरेंस 1864 में ये वायसराय बनते हैं। सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया था, जो भारत और यूरोप के मध्य था। (1865) में सर जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था, और कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल समिति बनाया था। अकाल समिति का गठन भी किया था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि भूटान से युद्ध हुआ था, और इसमें भूटान को पराजित करके एक संधि किया गया था। तो इसलिए 3 कार्य इनके समय में हुआ। पहला, समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ 1865 में भारत और यूरोप के मध्य, और दूसरा, कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल समिति का गठन किया गया, और तीसरा, भूटान को युद्ध में पराजित किया गया, साथ ही संधि किया गया। सबसे महत्वपूर्ण में से एक हैं लॉर्ड मेयो। जब लॉर्ड मेयो वायसराय बन करके आते हैं तो इन्होंने भारत में कई सुधार किए जो आज भी चल रहे हैं। जनगणना इन्हीं की देन है। भारत में जनगणना 1871 में प्रारंभ किया गया था, और परमानेंट यानी हर 10 साल पर 1881 से रिपन के समय में प्रारंभ हुआ। जनगणना इन्होंने शुरू किया। 1870 में लाल सागर हो करके तार व्यवस्था का प्रारंभ भी लॉर्ड मेयो ने किया था। लाल सागर, ये लाल सागर है, ये भारत है, ये अरब सागर है पूरा। तो लाल सागर से तार व्यवस्था का इन्होंने प्रारंभ किया था, और साथ ही 1871 में जनगणना का कार्य भी प्रारंभ किया। जनगणना के लिए जाने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दूसरे साल ये प्रश्न जरूर आ जाता है कि जनगणना का प्रारंभ
किसके कार्यकाल में हुआ था? 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की जाती है। 1872 में, और 1872 में ही पंजाब में कूका विद्रोह होता है। और इस विद्रोह को लॉर्ड मेयो के द्वारा दबा दिया जाता है। यानी 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना और 1872 में ही पंजाब में कूका विद्रोह होता है और उसे दबा दिया जाता है। 1872 में ही जो भारत के राजकुमार हैं, यानी राजाओं के पुत्र, इनको पढ़ने की व्यवस्था किया गया। कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में एक कॉलेज के स्थापित किया गया, मेयो कॉलेज। और इस कॉलेज में जो रजवाड़ा थे, राजा थे, उनके पुत्रों को पढ़ने की व्यवस्था किया गया। कुछ को तो लंदन भेज दिया जाता था और कुछ को इसी कॉलेज में पढ़ने की व्यवस्था किया गया। अजमेर में राजकुमारों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में किया गया था। मेयो के समय में बम्बई और मद्रास में नमक कर में वृद्धि किया गया था। नमक कर में वृद्धि बम्बई और मद्रास में किया गया था। जब ये पोर्ट ब्लेयर घूमने गए थे अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में ये घूम रहे थे और वहीं पे किसी ने इनकी हत्या कर दिया। कहा जाओ, बहुत राज किए तुम। यानी पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या हो गई। इनकी हत्या के पश्चात एक नया वायसराय आया, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक थे ये। इन्हीं के समय में 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था। इन लोगों के समय में अकाल बहुत पड़ते थे। उसका कारण ये था कि ये राजस्व बहुत लेते थे और लोगों के पास खाने को नहीं रह जाता था, खेती में करने के लिए कुछ नहीं रहता था, पानी के संसाधन नहीं हो पाते थे, तो अकाल पड़ते थे। तो बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ता था। 1875 में अलीगढ़ में सैयद अहमद खां के द्वारा एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया, जिसे अब नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम इस्लामिया कर दिया गया है। उस समय मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना किया था। ये वही सर सैयद अहमद खां हैं, ये अंग्रेज़ों के समर्थक थे।
अंग्रेज़ों के समर्थक थे, और समर्थक इसलिए नहीं थे कि ये देश के गद्दार थे, ये इसलिए थे कि अगर हम अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे तो मुसलमान सभ्य हो जाएंगे, वो पढ़ लिख पाएंगे और मुसलमानों का हक छीना नहीं जाएगा। ऐसा इनका अपने समुदाय के प्रति इनका प्रेम था। अब इनका प्रेम ही इतना हावी हो गया कि लोगों में एक दूसरे के प्रति दूरियां आने लगीं, हिंदू मुस्लिम की एकता को विस्थापित किया गया। तो 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर आवश्यक हो, कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।